डिस्कस करते हैं हम लोग एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम का हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि एंजाइम का डेफिनेशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसका नॉमेनक्लेचर क्या है, एंजाइम के कॉन्स्टिट्यूएंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वो हमारे बॉडी के फंक्शन क्या कराते हैं, टोटल डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर। टुडे लेट्स डेफिनेशन क्या है। एंजाइम्स आर बायोकैटालाइज्ड दैट्स आर सिंथेसाइज्ड इन लिविंग सेल। जो हमारे बॉडी में सिंथेसिस प्रोसेस कराते हैं, बायोकैटालाइज्ड है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मतलब दैट्स आर प्रोटीन इन नेचर एंड दे आर थर्मल लायबल इन नेचर एंड स्पेसिफिक इन एक्शन। स्पेसिफिक वर्क करते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, स्पेसिफिक नेचर पे। हो गया। तो एंजाइम्स दैट्स आर इंक्रीज और डिक्रीज द enzymes that are increase or decrease the rate of chemical reactions by altering the activation energy। जो भी उसका केमिकल रिएक्शन है, अगर हम लोग उसको इंक्रीज या डिक्रीजिंग कर देंगे तो वो अपना एनर्जी को मतलब अल्टर करा के उसके रिएक्शन पे कोई चेंजेस दिखाई ही नहीं देता है। तो यदि हम लोग अगर टेम्परेचर लेवल को इंक्रीज करा देंगे या डिक्रीज करा देंगे तो स्पेसिफिक वर्क मतलब जो रिएक्शन देना चाहिए, जितना अमाउंट में रिएक्शन देना चाहिए वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो एंजाइम में अगर हम लोग कोई भी उसके केमिकल नेचर पे चेंजेस करते हैं तो एंजाइम्स का वर्क प्रॉपरली हो नहीं पाएगा और एंजाइम पे कोई भी चेंजेस आएगा नहीं। तो जो हमारे फर्स्ट टर्म्स डिस्कवर्ड हुआ एंजाइम में वो क्या था, खून था। जो फर्स्ट एंजाइम्स हमारे डिस्कवर्ड हुए, एंजाइम्स का नाम क्या है, जैसे हम लोग एंजाइम सब हैं उसमें फर्स्टली डिस्कवर्ड हुए थे जाइमेज एंजाइम, और वो जाइमेज एंजाइम को डिस्कवर करने वाले का नाम था, जो डिस्कवरर थे वो थे बचनर इन 1883 में। ठीक है। फर्स्ट कैटालाइजिंग एंजाइम जो हमारे बायोकैटालिस्ट हैं तो वो उस हिसाब से फर्स्ट कैटालाइजिंग एंजाइम है यूरिएज। दैट्स आर फर्स्ट कैटालाइजिंग एंजाइम इज यूरिएज एंड दे आर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट समर। तो यूरिएज एंजाइम जो थे वो हमारे फर्स्ट कैटालाइजिंग एंजाइम है और उसको डिस्कवर किए थे साइंटिस्ट समर इन 1926 में। और ये एक आइडेंटिफाइड एज ए प्रोटीन, एक प्रोटीन से आइडेंटिफाइड किया गया था। ठीक है। अब देखते हैं कि एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो एंजाइम्स ऑल आर एंजाइम इन प्रोटीन नेचर, लेकिन ऑल प्रोटीन नॉट ए एंजाइम बिकॉज जितने भी हमारे एंजाइम है वो तो प्रोटीन है, लेकिन जो सारे प्रोटीन एंजाइम है वो बोल के मतलब नहीं है। हम कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे भी हैं जो कि एंजाइम नेचर में नहीं हैं। ठीक है। एंजाइम्स आर सेंसिटिव फॉर टेम्परेचर एंड पीएच। अगर हम उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक पीएच रहता है, अगर एक केमिकल के लिए और एक एंजाइम के लिए उसका पीएच हम लोग 5 से वर्क हो रहा है, हम उसको 4 या 3 कर देंगे तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा कि उसका टेम्परेचर 27 हमको ज़रूरत है उस एंजाइम के लिए, हम उसको 37 कर देंगे तो वो वर्क नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। तो एंजाइम्स के लिए, हर एक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड पीएच है, वो बहुत सेंसिटिव है एंजाइम। तो टेम्परेचर पीएच का इंक्रीज या डिक्रीज होने से एंजाइम्स में चेंजेस हो जाता है, एंजाइम्स का रिएक्शन हो नहीं पाता है। और एंजाइम्स आर द वाटर सॉल्युबल इन नेचर, देन एंजाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शंस बाय लोअरिंग द एंजाइम्स बायोकैटालिस्ट। एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन यदि हम लोग इंक्रीज करेंगे तो उसका एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, बायोकैटालिस्ट के एनर्जी डिक्रीज हो जाएंगे। और यदि कुछ एंजाइम हम लोग नहीं है हमारे बॉडी में रिएक्शन में, अगर हम लोग एंजाइम नहीं देंगे
तो रेस्पिरेशन प्रोसेस ही कैरिड आउट नहीं हो पाएगा। यदि बॉडी में एंजाइम्स वर्क नहीं होगा तो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। तो लिविंग सिस्टम्स विथआउट रेस्पिरेशन दे आर डू नॉट सफर अच्छे से दे आर डू नॉट सफरिंग फ्रॉम द लिविंग बीइंग। तो यदि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस ही कैरिड आउट नहीं होगा तो जीवित कैसे रहेंगी जीव जंतु, जो लिविंग बीइंग है वो जिंदे नहीं रह पाएंगे। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस है और डेफिनेटली ज़रूरत है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस अगर ज़रूरत है तो हमारे बॉडी में एंजाइम्स का रिक्वायरमेंट भी ज़रूरत है। एंजाइम कोड भी पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट लाइक एमोनियम सल्फेट, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एक्सेट्रा। तो एंजाइम्स का पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ पार्टिसिपेटिंग एजेंट हैं जो कि हमारे प्रोटीन नेचर में हैं, वो है एमोनियम सल्फेट, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एक्सेट्रा। दे आर द ऑल आर पार्टिसिपेट इन द बॉडी रिएक्शंस। देन एंजाइम्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? नॉमेनक्लेचर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ हम लोग का जो भी एंजाइम है उसका नेमिंग करने के लिए पहले उसमें हम लोग का जो भी सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है और सब्सटेंस है उनके पीछे सफिक्स ऐड करेंगे तो उसका नेम चेंजेस हो जाएगा। तो एंजाइम्स के नेम जितने भी हैं तो सब्सट्रेट के सब पीछे में एंड में AAC एज लगाएंगे जब, तो ये एज यदि हम लोग देंगे तो ये एज लगाएंगे। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल है एमाइलम के पीछे में यदि हम लोग AAC लगाते हैं तो होगा एमाइलेज। एमाइलम इज ए स्टोरेज कंपाउंड, उसमें अगर हम लोग AAC लगाते हैं तो एमाइलेज हो जा रहा है। तो एमाइलेज इज ए एंजाइम, ठीक है ना। उसी तरीके से हम लोग और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं लैक्टोज इज ए कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, उसके पीछे AAC लगाएंगे तो लैक्टेज, दैट्स आर द कार्बोहाइड्रेट एंजाइम। उसी तरीके से और एक है कि हम लोग के जो भी प्रोसेस है, DNA पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के RNA पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, जितने भी एंजाइमेटिक प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस के नेम के एंड में AAC लगाने से भी वो भी हमारे एंजाइमेटिक नेम के हिसाब से नॉमेनक्लेचर हुए हैं। तो हम लोग का सफिक्स क्या लगेगा? AAC। तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सफिक्स ऑफ एंजाइम, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एंजाइम्स का सफिक्स AAC होगा। तो सफिक्स जो भी हम लोग DNA पॉलीमराइजेशन है, लेट्स एग्जांपल कि हम लोग एक DNA पॉलीमराइजेशन हुई है, ये एक प्रोसेस है, इसमें अगर हम लोग AAC लगाते हैं तो DNA पॉलीमरेज एंजाइम फॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरीके से नेक्स्ट और किस तरीके से हम लोग का नॉमेनक्लेचर हो सकता है, उसके फंक्शन के हिसाब से। कोई भी यदि एंजाइम है उसका फंक्शन के हिसाब से उसका नॉमेनक्लेचर हुआ है। जैसे पेप्सिन का फंक्शन क्या है कि वो फूड को डाइजेस्टेड कराना। तो डाइजेस्टिंग ऑफ फूड्स के हिसाब से डाइजेस्टिव ऑफ फूड जो है, तो फूड को डाइजेस्टेशन कराने के लिए पेप्सिन का वर्क है, तो उसके हिसाब से भी इसका नेमिंग हुआ है। और ट्रिप्सिन, क्रोमोट्रिप्सिन, लाइज, लाइसोमेरेज, लाइसिस प्रोसेस के लिए लाइज, जब बैक्टीरियल सेल का ब्रेक डाउन कराते हैं तो उनके हिसाब से भी इन लोगों का नेमिंग हुआ है। ब्रॉड फंक्शन। देन अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, जो मतलब सोर्स कहाँ से आए हैं, जैसे पेप्सिन पपाया प्लांट से आए हैं, उस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर हुआ है। तो मेनली हमको याद रखना है कि इसका नॉमेनक्लेचर में कि इसमें सफिक्स AAC ऐड होते हैं। एंजाइम के जितने भी नेम होते हैं उनके सफिक्स में AAC ऐड हुआ रहता है। नेक्स्ट, तो उसके
क्लासिफिकेशन और केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एंजाइम। तो एंजाइम्स के केमिकल कंपोजिशन में ये मेनली 3 टाइप्स के इंक्लूड होते हैं। तो एंजाइम्स को हम लोग एक होलो एंजाइम भी बोलते हैं। तो एंजाइम्स मेनली 2 टाइप्स के हैं, कंजुगेटेड एंड सिंपल। तो जो कंजुगेटेड एंजाइम हो अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, वन इज द प्रोटीनियस एंड अदर इज द नॉन प्रोटीनियस पार्ट्स। तो प्रोटीनियस पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग एंपो एंजाइम, नॉन प्रोटीनियस पार्ट्स को बोलते हैं कोफैक्टर। अगेन कोफैक्टर्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, one is the coenzyme, another one is the prosthetic groups and metallostatic. तो coenzymes are the organic in nature, prosthetic groups are inorganic in nature, metallostatics in both prosthetic groups is both organic or inorganic in nature and tightly binded. Coenzymes organic in nature and loosely bind. मेटलोस्टैटिस्टिक आर द इनऑर्गेनिक नेचर एंड लूजली बाइंड। तो हम लोग को मेनली कोएंजाइम्स के एग्जांपल वे थायामीन, पायरोफॉस्फेट्स, NAD, FAD, ATP एक्सेट्रा। एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के एग्जांपल हैं कि पायरोडोक्सल फॉस्फेट्स, दैट्स आर द इनऑर्गेनिक इन नेचर एंड टाइटली बाइंडेड। देन मेटलोस्टैटिस्टिक्स आर एग्जांपल इज हेक्सोकाइनेज, phosphofructokinase, cytochrome oxidase, pyruvate kinase, all are the enzyme nature। तो एंजाइम्स के जो हैं मेन एंजाइम्स को हम लोग होलो एंजाइम भी बोलते हैं। तो होलो एंजाइम्स में मेनली 3 पार्ट्स को लेके होलो एंजाइम्स मेड ऑफ हुआ है। वन इज द कोफैक्टर, another one is the एपो एंजाइम और लास्ट वन इज द कोएंजाइम। तो कोएंजाइम्स को जो है वो है हमारा ऑर्गेनिक इन नेचर, एपो एंजाइम्स आर द इनऑर्गेनिक इन नेचर, प्रोटीन इन नेचर एंड एपो एंजाइम इज द प्रोटीन इन नेचर, कोएंजाइम्स इज द नॉन प्रोटीन इन नेचर, बोथ आर बाइंड। बट ये दोनों को लेके हमारा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो उसमें कुछ मेटलोस्टैटिस्टिक मेटालॉइड्स जो है हमारे मेटल आयन उनका भी कंबाइंड होके एक एंजाइम डेवलप होते हैं। तो प्रोटीन, नॉन प्रोटीन और मेटल आयन को लेके एंजाइम्स का डेवलप हुआ है। देन इट्स क्लासिफाइड इन द डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू IUB सिस्टम। IUB मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसके अकॉर्डिंग से एंजाइम्स को 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन अभी रिसेंटली एक न्यू एंजाइम्स में ऐड हुए हैं 2018 में, जिसका नाम है ट्रांसलोकेज। तो मेनली 3 एंजाइम्स हैं। उसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बना रखी हूँ, ऑन द हिल। तो ऑन द हिल के जो फर्स्ट वर्ड है ऑन, इसको इंटरेस्टिंग करने के लिए ये ट्रिक बनाई हूँ। तो ये ऑन द हिल के फर्स्ट वर्ड जो है ओ, ऑन के ओ में हम लोग का फर्स्ट क्लासिफिकेशन और फर्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स एंजाइम्स आते हैं, वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज का फंक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। These processes are carried out in the oxidoreductase process in the enzymes are involving. Example are lactase. Examples are lactase dehydrogenase. Next group of enzymes is transferase. On the के फर्स्ट लेटर T है, जिससे हम लोग लेते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम। इसमें क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। हमारे जितने भी एंजाइम हैं, वो हमारे बॉडी में जितना भी बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है, उनके उसमें जो भी केमिकल रिएक्शंस के केमिकल ग्रुप को ट्रांसफ़र में कराने में ज़रूरत पड़ते हैं, तभी एंजाइम्स का वर्किंग होता है। तो नेक्स्ट ग्रुप्स ऑफ एंजाइम इज हाइड्रोलेज। ऑन द हिल का फर्स्ट लेटर क्या है? एच मीन्स हाइड्रोलेज। इस मीन्स हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। इसका मेन फंक्शन हुआ हाइड्रोलाइसिस कराना, एड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो
एग्जाम्पल हुआ एसिटिल कोलिन स्टरेज माल्टेज लैक्टेज न्यूक्लियस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज लाइगेज हिल on the hill sorry next part is the isomerase the hill के second letter is I that's are the isomerase means isomerization reaction the chemical reaction shifting जो भी हमारे मेन कायरल कार्बन है उसमें जितने भी हमारे शिफ्टिंग ग्रुप्स रहते हैं उनका शिफ्ट कराना केमिकल ग्रुप्स जो रहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन CH4 उसमें क्या होते हैं C कायरल कार्बन हाइड्रोजन आर द 4 एटम तो इसमें हाइड्रोजन आर सिमिलर कंपाउंड बट यदि हम लोग का कोई भी कायरल कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड हैं तो उनके शिफ्टिंग प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमरेज। एग्जाम्पल हुआ ट्रायोफॉस्फेट आइसोमरेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट हील इनके थर्ड लेटर इज L दिट्स आर डिनोटेड एज लाइगेज मीन्स फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विथ एटीपी क्लीवेज। जो हमारे एनर्जी जनरेट होते हैं वो एटीपी को क्लीवेज करा के जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं लाइगेज। एग्जाम्पल हुआ एसिटाइल कोलिन कार्बोक्सिलेज। लास्ट वन इज द लाइज दिट्स आर द हील के लास्ट लेटर L एडिशन ऑफ द डबल बॉन्ड। एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड एकरस होते हैं डबल बॉन्ड करा के तो रिमूव और प्रोड्यूस्ड ऑफ द डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल हुआ अल्डोलेज फ्यूमारेज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारे जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शन में अगर हमारे बॉन्ड का फॉर्मेशन ज़रूरत है तो वहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एडिशन होते हैं। जो न्यू ड्रग्स का हमारा डिस्कवर्ड हुआ है 2018 में वो न्यू एंजाइम्स क्या है ट्रांसलोकेसेस ये अगस्त 2018 में पब्लिश हुआ है और आईवी सिस्टम में ऐड हुए हैं इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है। इसमें क्या होता है आयंस का मूवमेंट्स होता है कोई भी मॉलिक्यूल में उन आयन के मूवमेंट्स प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेसेस। एग्जाम्पल हुआ H+ एटीपेज दिस एंजाइम बिटवीन H+ आयन एक्रोस द मेम्ब्रेन। यदि हाइड्रोजन एटीपेज आयन है एंजाइम है तो इसमें से जो हाइड्रोजन आयन है ये आयन मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा और मूवमेंट करेगा मतलब कोई भी मेम्ब्रेन के आयन मेम्ब्रेन के बाहर जाएगा या अंदर जाएगा दैट्स आर कॉल्ड द ट्रांसलोकेसेस प्रोसेस। नेक्स्ट विल डिस्कस द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो हमारे जितने भी एंजाइम हैं वो कुछ सबस्ट्रेट्स के साथ बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं तो स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट रहते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी है इसको डिस्क्राइब किए थे 7th आर्रेनियस इन 1888 में। ये बताए थे कि एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के साथ इमीडिएटली बाइंड होके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं और वो कॉम्प्लेक्स देन केमिकल मतलब ओरिजिनली मतलब रिएक्शन प्रोसेस वहाँ से फिर शुरू होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद और जो केमिकल रिएक्शन शुरू होता है तो फाइनली हमको कुछ प्रोडक्ट मिलता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद उसका केमिकली रिएक्शन फॉर्मेशन शुरू होता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट में है केमिकल इक्विलिब्रियम प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे केमिकल रिएक्शन है उनमें कैसे करके रिएक्शन होते हैं उनका क्या केमिकली रिएक्शन प्रोसेस है। तो जैसे हम लोग का कुछ एक हम लोग आर्रेनियस कॉन्सेप्ट के टाइम पे जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो इसमें क्या होता है हम लोग का एक प्रोडक्ट साइड होता है एक रिएक्टेंट साइड होता है और एक फॉरवर्ड साइड होता है एक बैकवर्ड साइड होता है। जो बीच में केमिकल दिया जाता है रिएक्शन करवाने के लिए वो हुआ केमिकल रिएक्शन।
तो फॉरवर्ड साइड्स और बैकवर्ड साइड्स के रिएक्शंस के लिए जो भी हमारे रिलेशंस है वो इस तरीके से आएंगे। तो एंजाइम सब्स्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, वहाँ से रिएक्शन शुरू होके प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ और एंजाइम अलग हो गए। तो एंजाइम अलग हो गए, सब्सट्रेट अलग हो गए, इन्हें ओरिजिनल फॉर्मेशन, और एंजाइम अलग हो गए। तो सब्सट्रेट और जो सब्सट्रेट थे उसमें क्या था, सब्सट्रेट का 2 पार्ट्स बाइंड होके थे, लेकिन जब प्रोडक्ट हुए केमिकल रिएक्शन होके वो मतलब लाइसिस हो गए, ब्रेक डाउन हो गए। तो इसी तरीके से इसका इक्विलिब्रियम प्रोसेस दिखाया गया है। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगर हमारे इसमें क्या बोला गया है कि यदि एंजाइम्स का रिएक्शन प्रोसेस हम लोग दिखाते हैं कि उसका रिएक्शंस किस तरीके से वर्क करता है, तो एंजाइम के प्रेजेंस में एनर्जी लेवल उसका डाउन रहता है, डिक्रीज रहता है, और एंजाइम्स के एब्सेंस में एनर्जी लेवल मोर रहता है, इंक्रीज रहता है। तो ये जो हिस्सा है, ये वाली हिस्सा एंजाइम्स के एब्सेंस में वर्क होते हैं, और ये जो है एंजाइम्स के प्रेजेंट में वर्क हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑल आर, और जो भी बाकी चैप्टर रहेगा मतलब इसके बारे में रहेगा एंजाइम्स के, उसके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम्स हुआ कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम हुआ, ऑल आर डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। Thank you all of you. Any queries to the comment in a comment box.